जय हिंद दोस्तों। 12वीं सदी में फारसी समुदाय इंडिया के गुजरात में आते हैं रहने के लिए। तो उस समय गुजरात के राजा ने उनसे कहा, हमारे राज्य में तो जगह नहीं है और आप लोगों का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रहने दें आप सबको। इस पर फ्रांसीसियों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जिसे सुनकर आपको दिल को छू जाएगा। राजा के सामने टेबल पर एक गिलास दूध रखा हुआ था। उन्होंने राजा से कहा, देखिए ये गिलास पूरा दूध से भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया। कहा, जिस तरह से गिलास पूरा दूध से भरा हुआ था लेकिन चीनी उसी दूध में घुल मिल गया, दूध के स्वाद को और भी बढ़ा दिया, उसी तरह आप हमें अपने यहाँ जगह दीजिए, हम भी उसी तरह घुल मिल जाएंगे और आपको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत की तरक्की में हम आपका सहयोग करेंगे। रतन टाटा इसी समुदाय से आते हैं। रतन टाटा जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। इनको जितना तंग करो ये उतना ही ग्रो कर जाते हैं। एक बार बिल फोर्ड के मालिक ने इनका इंसल्ट किया था तो इन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि जितना पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा अकेले टाटा ग्रुप की जीडीपी है। रतन टाटा की एक दिन की कमाई 3 करोड़ से भी ज्यादा है। जब भारत में कोरोना हुआ था तब रतन टाटा ने पीएम केयर फंड में 1500 करोड़ रुपए का दान किए थे। टाटा ग्रुप भारत की पहली ऐसी कंपनी है कि 100 से भी ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। भारत में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां टाटा ग्रुप का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज किया जाता है। लोगों की सुबह की शुरुआत तो टाटा चाय से ही होती है और टाटा का नमक, इसके बिना हर एक घर अधूरा है। टाटा का नमक हम सभी खाते हैं। 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ। रतन टाटा आज 86 साल के हो चुके हैं। इनके माता पिता का डिवोर्स 10 साल की उम्र में ही हो गया था। इनकी दादी नावोजी टाटा ने इनका देखभाल किया। आसपास के बच्चे इनको चिढ़ाते थे, तंग करते थे। इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई। जिंदगी भर इनको अकेला रहना पड़ा। ये अमेरिका चले गए अपनी ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ पर इनको बर्तन तक साफ करना पड़ा। इसके बाद जब 1962 में अमेरिका से लौटकर इंडिया आए तो इनकी पहली नौकरी जमशेदपुर के अंदर टाटा स्टील में लगी और उस समय सभी मजदूरों के साथ इनको रहना पड़ता था। 19 साल सोते भी थे और रतन टाटा 19 साल लाइन में लगकर खाना भी खाते थे। एक बार इन्होंने कंपनी से पूछा, आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी? तो कंपनी ने इनको जवाब दिया, गाड़ी नहीं मिलेगी, साइकिल पर आया जाया करो, अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बोला, अच्छा साइकिल, मैं समझ गया। तो ये पैदल ही आने जाने लगे। एक बार रतन टाटा को अमेरिका में लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की को भी रतन टाटा से प्यार था और रतन टाटा को अमेरिका की उस लड़की के साथ इतना प्यार था कि दोनों डिसाइड कर लिए थे कि अब शादी करेंगे। तभी इंडिया से इनके दादी का फोन आ गया। इनकी दादी बोली, बेटा रतन, मैं बीमार हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय चल रहा है। इसके बाद रतन टाटा को अपने दादी के पास जाना पड़ा क्योंकि रतन टाटा ने सारी जिंदगी तो इन्हीं के साथ बिताई थी। तो इन्होंने उस लड़की से बोला, चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया में शादी करेंगे और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। उस लड़की के माता पिता ने लड़की को इंडिया जाने से रोक दिया। उस समय 1962 में इंडो चाइना का वार चल रहा था। उसके माता पिता ने कहा, अभी इंडिया चाइना का वार चल रहा है, अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। इसके बाद ये इंडिया आ गए अपनी दादी से मिलने के लिए। इन्होंने सोचा वो लड़की अमेरिका से आने वाली है। उधर उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और करा दी। जब एक बार रतन टाटा को पता चला तो उनको सुनकर बहुत धक्का लगा क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यू में ये बात बोली है, जो मैं बोलता हूँ वो पूरा करता हूँ। मैं उस लड़की को वचन दे चुका था कि शादी तुमसे ही करूंगा। अब उस लड़की ने शादी किसी और से कर ली तो रतन टाटा ने जिंदगी भर उस लड़की की याद में दोबारा शादी नहीं की है। मुंबई में जब 26 सितारा का अटैक हुआ था ताज होटल पर, तब रतन टाटा ने सबकी मदद की थी। सारी दुनिया जानती है जिसका भी वहाँ नुकसान हुआ था, जितने भी एम्प्लॉय थे पर्सनल उनके घर तक गए, उनको 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक का उनको पैसा दिया डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद अगर कोई दिमागी डिप्रेशन में था तो उसको जिंदगी भर के लिए मेडिकल काउंसलर दिया। जिस भी व्यक्ति को ताज होटल में गोली लगने से मौत हो गई थी उसकी जिंदगी भर की सैलरी उसके घर वालों को एक ही बार में दे दिया। इसके बाद उसके परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके परिवार के शादी का खर्चा और उसके परिवार का मेडिकल का खर्चा जिंदगी भर के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा। अगर किसी ने कोई कर्जा भी ले रखा था उस कर्जे को भी माफ कर दिए। इतना ही नहीं, अगर किसी को ताज होटल में 1 महीना हुआ था आए हुए या 1-2 दिन हुआ था, वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता था। उसी होटल में एक मैनेजर था जो कि उसको आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। उसकी वाइफ बच्चे उसी होटल में रुके हुए थे। उसको पता चला कि उसके वाइफ को गोली लग गई है, उसके बच्चों को भी गोली लग गई है और जिस कमरे में उसकी वाइफ और बच्चे रुके हुए थे उस कमरे में आग लग गई है। इतना सुनने के बावजूद भी मैनेजर रुका नहीं, गेस्ट को बचाने में लगा रहा। ताज होटल में जितने भी स्टाफ थे वो ह्यूमन चेन बनाकर गेस्ट को सेफ एरिया से बचाने में लगे हुए थे। ताज होटल में जिस समय गोलियां चल रही थी, रतन टाटा को जैसे इसकी खबर मिली वो तुरंत वहां पर आ गए। उस समय रतन टाटा होटल के अंदर जाना चाहते थे लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। रतन टाटा ने ताज होटल को रिपेयर करने के लिए टेंडर निकाला क्योंकि ताज होटल के अंदर गोलियां चली थी, उसके अंदर आग लग गया था, पूरा होटल तहस नहस हो गया था। तो उन्होंने इसके लिए टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को आके रिपेयर करेगा। ताज होटल को रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान से 2 कंपनियां आई,
आई और उन्होंने बोला हम आपका होटल रिपेयर कर देंगे, ठीक कर देंगे। वो दोनों बिना अपॉइंटमेंट लिए पाकिस्तान से मुंबई आ गए और रतन टाटा से मिलने के लिए उनके ऑफिस चले गए। बोला होटल का टेंडर हमें दे दो, हम आपका होटल रिपेयर कर देंगे। रतन टाटा ने जब इन्हें देखा तो देखकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि दोनों पाकिस्तानी थे और अफजल कसाब पाकिस्तान से ही आया था। रतन टाटा ने उन्हें मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं दिया और ऑफिस के अंदर चले गए और ऑफिस के अंदर से अपने सेक्रेटरी को बोला जाकर बोल दो बिजी हैं। वो दोनों बाहर बैठकर वेट करते रहे। सुबह से शाम हो गई। रतन टाटा ने फिर मैसेज भेजा जाकर बोल दो तुम दोनों अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हो, चले जाओ, मैं बिजी हूँ। इसके बाद ये दोनों पाकिस्तानी बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के पास। उसमें वो कैबिनेट में कांग्रेस का मिनिस्टर था। उसके पास जाकर बोला आप रतन टाटा से मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो, हम दोनों उनका होटल रिपेयर कर देंगे, हमारा तो काम यही है। इसके बाद कांग्रेस के मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया और बोला हेलो, मैं मंत्री बोल रहा हूँ, मैं उसका नाम आप सबको नहीं बताऊंगा। रतन टाटा बोले बताइए। बोला ये दो बिजनेसमैन पाकिस्तान से आए हैं, ये आपका होटल रिपेयर कर सकते हैं, आप इनको टेंडर दे दो, कम से कम आप इनसे मीटिंग तो कर लो। रतन टाटा ने उस मंत्री को क्या जवाब दिया आप जानकर हैरान हो जाएंगे। रतन टाटा बोले तुम बेशरम हो सकते हो, मैं बेशरम नहीं हूँ, पाकिस्तानियों को काम नहीं दूंगा। इसके बाद खटाक से फोन काट दिए। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा, इनको देश से प्रेम है। रतन टाटा देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। मुंबई के ताज होटल अटैक के कुछ समय बाद पाकिस्तानी सरकार ने टाटा कंपनी से कुछ सैकड़ों हजारों टाटा सोमो का ऑर्डर दिया तो रतन टाटा ने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा, मुझे नुकसान बर्दाश्त है लेकिन देश से गद्दारी मुझे बर्दाश्त नहीं है। बात 1998 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली कार इंडिका मार्केट में लॉन्च की। दरअसल इंडिका कार रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी थी, मगर इस कार को मार्केट में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना इन्होंने सोचा था। इसकी वजह टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी तो कंपनी लोगों ने इस घाटे को देखते हुए रतन टाटा को सलाह दी कि आप इसे बेच दो। रतन टाटा इसे बेचना नहीं चाहते थे, इसके बावजूद भी वो तैयार हुए और रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। इसके बाद रतन टाटा और फोर्ड मोटर्स के मालिक के साथ कई घंटों तक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा से कहा जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है आपने उस चीज को बनाया ही क्यों? जब आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आपने पैसेंजर गाड़ी क्यों बनाया? इसे खरीद कर हम आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद रतन टाटा को बहुत भारी बेइज्जती लगी। ये बात उनके दिल को छू गई। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी डील को कैंसिल कर दिया और इंसल्ट का घूंट पीकर इंडिया वापस आ गए। ये बात लगातार उनको बेचैन कर रही थी, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इसके बाद रतन टाटा और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा कि हर हाल में इस कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार किया और मार्केट में लोगों के बीच जाकर जानना शुरू किया कि आखिर हम फेल क्यों हुए। इसके बाद टाटा मोटर्स अपने एक एक कमियों को दूर करती गई और कुछ समय बाद टाटा मोटर्स भारतीय बाजारों के साथ साथ विदेशों में भी तहलका मचा दिया और इस घटना के कुछ साल बाद फोर्ड कंपनी घाटे में जाने लगी। 2008 आते आते फोर्ड कंपनी बिकने की कगार पर आ गई तो फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा के पास आकर कहा हम बर्बाद होने की कगार पर आ गए हैं, आप हमारी दो लग्जरी गाड़ियां लैंड रोवर और जगवारू खरीद लीजिए। रतन टाटा लैंड रोवर और जगवारू खरीद लिए तो फोर्ड मोटर्स का मालिक रतन टाटा से बोला आप इसे खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा अपने बेइज्जती का बदला किस तरह लिए ये आप सबके सामने है। ये उदारता सिर्फ रतन टाटा के अंदर ही देखी जा सकती है। महान लोग बातों से नहीं अपनी सफलता से जवाब देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।